नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बाल मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे, है ना। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसको एकदम से स्किप कर करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितने सरल शब्दों में हो सके मैं सरल से सरल तरीके से आपको समझाऊंगा और अगर आप लास्ट तक ध्यान से वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। इसमें थोड़ा माइनर अंतर है, क्या होता है बाल मनोविज्ञान, क्या होता है बाल विकास, इसमें अंतर क्या है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। इसका इतिहास क्या है, इसके जनक क्या है, इसके साथ साथ मनोविज्ञान क्या है उसको हम पहले समझेंगे। तो एकदम ध्यान से वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है। अगर आप घर बैठे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट पैकेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे स्टोर का ऑप्शन रहता है। जैसे आप स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे आपको यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक का हॉस्टल वार्डन पैकेज के नाम से एक पैकेज दिखेगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके ये कंटेंट वाले ऑप्शन में जाकर जितने भी सब्जेक्ट के फोल्डर है हर सब्जेक्ट के आप डेमो वगैरह देख सकते हैं और यहीं पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी क्या होता है ना। बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए आपको पहले मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा और हालांकि आपके टॉपिक में मनोविज्ञान लिखा नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए मनोविज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो पहले हम मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब जो शब्द में उसके अर्थ छुपे होते हैं। तो मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक शब्द से बना है साइकोलॉजी, और ये ग्रीक के दो शब्दों से बना है आपका साइकी और लोगोस, है ना। प्रोनाउंसिएशन इसका हम साइकी कहते हैं। तो दो शब्द है साइकी और लोगोस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस तरीके से साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान का अर्थ हो जाता है शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन करना। अब ये जो साइकी का अर्थ है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके व्याख्यान दिए हैं। तो मनोविज्ञान की जो और परिभाषाएं उसको हम आगे और देखेंगे कि किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो मनोविज्ञान जो है प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है कि प्राणी चाहे वो जीव जंतु हैं चाहे इंसान हो, है ना, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। और ये सबसे आपका यूनिवर्सल डेफिनेशन है मनोविज्ञान का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। और ये जो है विलियम वुंड को मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं विलियम वुंड, इनको मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में मनोवैज्ञानिक का जनक इनको कहा जाता है तो डॉक्टर एस.एन. सेनगुप्ता, इनको भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक या फिर भारत के मनोवैज्ञानिक के जनक इनको कहा जाता है। मनोविज्ञान के जो है बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो मनोविज्ञान के जितने भी परिभाषाएं हैं किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है उसको आप देखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विलियम वुंड के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए, है ना। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए, या फिर मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसको लिख दिया जाएगा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है, ऐसा किन्होंने कहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है विलियम वुंड, इनका तो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये जो है मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। गैरिट ने कहा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। ध्यान देंगे अभी हम मनोविज्ञान के परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बाल मनोविज्ञान की भी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। अभी हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो साइकी और लोगोस में जो साइकी का अर्थ है, किसी ने चेतना कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने मन कहा, तो अलग लोगों ने अलग अलग इसके व्याख्यान दिए हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है और वाटसन के अनुसार ही एक और इनकी जो परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो जहाँ पे व्यवहार छुपा होगा आप वाटसन का नाम याद रख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद अलग है वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति किस तरीके से क्रिया करती है उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है, ये वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद है कार्ल सानिक, इन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, तो मानव व्यवहार का विज्ञान कार्ल सानिक के द्वारा कहा गया। उसके बाद अगला है स्किनर, मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये एक और इनकी परिभाषा है, दो इन्होंने कहा है। तो ये शिक्षा वाला भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका विलियम वुंड वाला, ठीक है, और आपका वाटसन वाला, और ये मनोविज्ञान जो शिक्षा का विज्ञान है स्किनर वाला, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि हमने इसके शाब्दिक अर्थ को पढ़ा था साइकोलॉजी का, जिसमें साइकी और लोगोस का अर्थ आपको मैंने बताया, तो अलग अलग समय में इसका अलग अलग अर्थ निकलते गया मनोविज्ञान का। ठीक है, तो मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी के आसपास कई जगह देखेंगे आप, मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को भी माना जाता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मैंने आपको बताया था विलियम वुंड, और ज़्यादातर जगहों में विलियम वुंड, ये जो यहाँ पे आपको लिखा है विलियम वुंड, इनको ही जनक कहा जाता है। अरस्तु कौन थे? जो सिकंदर, जिन्होंने विश्व को जीता था, सिकंदर है ना, तो विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अरस्तु के अनुसार 16वीं शताब्दी की बात करें हम तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया था। ये 16वीं शताब्दी का परिभाषा है। ठीक है, और ये मनोविज्ञान की एक तरीके से अलग अलग विचारधारा है कि 16वीं शताब्दी में कैसी विचारधारा थी साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के लिए। उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो 17वीं शताब्दी में जो पोम्पोलॉजी एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मन के विज्ञान को अध्ययन करना मनोविज्ञान है। उसके बाद फिर विलियम वुंड ने इसको चेतना से परिभाषित किया, और उसके बाद वाटसन ने इसको व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो ये जो है सर्वोपरि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वाटसन का जो दिया गया है 20वीं शताब्दी में ये दिया गया। तो देखिए 16वीं, 17वीं, 19वीं और 20वीं ऐसे इसका परिभाषा थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और ये जो डेफिनेशन है सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इसको आप एकदम कंठस्थ रख लीजिए। ठीक है, मनोविज्ञान है किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान की इसी परिभाषा को स्वीकार किया जाता है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसी परिभाषा को आज की डेट में स्वीकार सबसे ज़्यादा किया जाता है। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, जैसे 16वीं शताब्दी में हमने देखा। एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, देखिए पहले आत्मा था, मन, चेतना, व्यवहार, ठीक है, इस तरीके से है ना। तो पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया। वर्तमान में इसे व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाएं व्यवहार का ही रूप है। जैसे हम अपने शरीर से कोई गतिविधि करते हैं, अपने मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, हम मन में जो सोचते हैं, हम दिमाग में जो करते हैं, और दिमाग से हम उसको शरीर में कन्वर्ट करके शरीर से करते हैं, और जो भी व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीज़ जो है मनोविज्ञान से कनेक्टेड है। तो इसी व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 4 कारकों में बांटा। किसको? व्यवहार को। किन किन कारकों में? एक है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक, इसको मैं जैसे उदाहरण से समझाऊं कि अगर कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से सक्षम है अधिक, है ना, और कोई दुबला पतला व्यक्ति है, तो इनके व्यवहार में कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, है ना। जो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है वो अलग तरीके का व्यवहार करेगा, और जो दुर्बल व्यक्ति है वो अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। भावनात्मक कारक, जैसे कोई गुस्सा में है तो वो अलग तरीके का व्यवहार कर सकता है, कोई हंस रहा है, कोई दुखी है, तो वो भावनात्मक तरीके से भी अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। संज्ञानात्मक कारक, जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जिसके पास अधिक ज्ञान है, वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा, जो मूर्ख है वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। सामाजिक और वातावरणीय कारक, कोई सामाजिक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको समाज के बंधन में रहना, वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। जो जंगली है वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो ये व्यवहार
करने के कारकों में इसको बांटा गया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको समझने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के वैसे 7 जो है संप्रदाय है, लेकिन सबसे जो प्रचलित संप्रदाय है ये 5 है। ठीक है, मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं। दर्शन काल से वैज्ञानिक काल, मतलब जो 16वीं शताब्दी है उसको दर्शन काल के आसपास का काल माना जाता है। तो 16वीं शताब्दी से लेकर आज का जो 20वीं 21वीं शताब्दी है वैज्ञानिक काल, यहाँ तक कि मनोविज्ञान में कई प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हुआ तथा अलग अलग समय और स्थानों पर लोगों ने मनोविज्ञान के लिए विभिन्न अलग अलग विचार दिए। तो अलग अलग इनके जो संप्रदाय हैं इसी तरीके से बना है कि कौन कौन से काल में किनका जो विचारधारा था वो किस तरीके से था, और उस हिसाब से इसको अलग अलग भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो मुख्यतः 5 संप्रदाय को देखा जाता है। ये 5 संप्रदाय है आपका। पहला है संरचनावाद या प्रयोगात्मक, दूसरा है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है गेस्टाल्ट, इसको समग्रवाद भी कहा जाता है हिंदी में, और पांचवा है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, इसके अलावा आपका मानवतावाद भी है, संज्ञानवाद है। तो इस तरीके से टोटल 7 है, इससे ज़्यादा भी कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन ये जो 5 है वो थोड़े से ध्यान रखने लायक है। तो इसको मैं एक एक बार समझा देता हूँ अच्छे से आपको कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, पहला है आपका संरचनावाद या प्रयोगात्मक। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है, संरचनावाद या प्रयोगात्मक। जब नाम को याद रखेंगे तो उससे संबंधित चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बेस या फिर उसकी विषय वस्तु किस आधार पर रखी गई है। तो जैसे संरचनावाद है, इसमें मनोविज्ञान को किस तरीके से रखा गया, किस तरीके से परिभाषित किया गया, वो हम देखेंगे। तो संरचनावाद की शुरुआत का श्रेय विलियम वुड और उसके एक शिष्य से टिचनेर, इनको दिया जाता है। हालांकि शायद ही पूछा जाए वैज्ञानिकों का नाम, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इसके स्कूल्स हैं और इसमें आपको हो सकता है तकलीफ सबको याद रखना। तो आप क्या है, जो बेसिक चीज़ है जैसे कि इसका विषय वस्तु या फिर आधार क्या है, कम से कम उसको ख्याल रखेंगे। इसको एक बार पढ़ लेंगे, अगर बन जाएगा क्वेश्चन अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये आपको याद रखना है कि इसके जो विषय वस्तु था वो क्या था, है ना। तो संरचनावाद को जो है अस्तित्ववाद या फिर आत्मनिरीक्षणवाद, अंतर्निरीक्षणवाद इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, इसको माना जाता था, है ना। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन वाला विज्ञान है, तो वो पहले जो संरचनावाद था इसके हिसाब से मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन को माना गया था, है ना। टिचनेर ने चेतना, और यहाँ पे कई जगह चेतन या फिर कई जगह चेतना भी लिखा रहता है, एक ही चीज़ है। टिचनेर ने चेतना और मन में अंतर भी दिया था। देखिए, चेतना और मन को हम एक समझ सकते हैं, लेकिन जो टिचनेर था, है ना, टिचनेर, उन्होंने चेतना और मन में अंतर भी दिया था। उसके अनुसार चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो किसी व्यक्ति में किसी दिए गए क्षण में उपस्थित हो सकते हैं। किसी घटना से संबंधित तुरंत जो क्षणिक उत्पन्न होता है वो चेतना से संबंधित है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से हैं जो मनुष्य में जन्मजात है। जन्मजात जितने भी वो अनुभव किया होगा वो मन से संबंधित है, और क्षणिक जो पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई अनुभव करेगा तो वो चेतना से संबंधित है। और ये जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु संरचनावाद में चेतना को ही बताया गया है। तो अगर आपको हार्ड लग रहा है ना, या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली याद रख लेना कि संरचनावाद में हमने ध्यान दिया था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। बस इतना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और टिचनेर के अनुसार चेतना को 3 भागों में बांटा गया है, संवेदना, भाव या अनुराग, और तीसरा है प्रतिमा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। अब इसमें कार्य शब्द को भी आप ध्यान रख सकते हैं और इसी से आप इसको समझ सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक विलियम जेम्स, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। जो चेतना है वो कार्य कैसे करती है,
इससे संबंध है मनोविज्ञान का, है ना। इस बात के कारण जेम्स ने चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को ही बल दिया। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद में क्या है, चेतना क्यों कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उस कार्य पे ध्यान दिया जा रहा है। जबकि इससे पहले हम आए संरचनावाद में, तो उसमें सिर्फ चेतना पे ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। अब इसमें प्रकार्यवाद में चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद अगला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, इसको देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने किया था और ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल विज्ञान है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अंदाज़ा लगाना और उस पर नियंत्रण करना है ना, कि मानव किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, मानव हो या फिर पशु पक्षी, वो किस तरीके से व्यवहार करता है और उनके व्यवहारों को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, पूर्व निरीक्षण कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ जो है मनोविज्ञान को अगर समझा जा सके तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है। किसको, व्यवहार को। तो व्यवहार को, इसको बेस माना गया व्यवहारवाद में। और व्यवहारवाद की जो स्थापना करता है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, वाटसन। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए व्यवहारवाद भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए व्यवहारवाद से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन और अनुक्रिया, ये उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है हम आगे देख लेंगे। इसको व्यवहारवाद के कारण ही इसको जो है अधिक तवज्जो मिला और वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, ठीक है। ये क्या होता है उद्दीपक और अनुक्रिया, मैं आपको आगे और डिटेल से बता दूंगा। अभी ये समझा देता हूँ कि उद्दीपक या फिर उद्दीपन, कहीं कहीं पे उद्दीपन लिखा रहता है, तो ये उद्दीपन क्या है। अगर हम किसी भी चीज़ को पहले देखते हैं तो देखने से पहले, है ना, देखते ही उसके बारे में कुछ सोचते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको देख रहा है, अब वो अनजान है तो वो क्यों देख रहा है। अगर जाना पहचाना है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ ये मेरा मित्र है। तो सबसे पहले हम देखने के बाद जो थिंक करते हैं वो उद्दीपन हो जाता है। उसके बाद जो प्रतिक्रिया करते हैं वो अनुक्रिया होता है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया, ये अनुक्रिया, ये उद्दीपन, इसको उद्दीपन ही कर लेना आप लोग, कि ज़्यादातर जगह उद्दीपन ही लिखा गया है। तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है आगे हम देखेंगे, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 विधियां बतलाई, जिसमें है आपका प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। अब इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, बस इसको याद रखना ही है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका गेस्टाल्ट या फिर समग्रवाद मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स बर्दाइमर ने 1912 में की थी। गेस्टाल्ट शब्द जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन और हिंदी में इसका अर्थ होता है आकृति या फिर आकार या फिर समाकृति। समाकृति मतलब एक जैसे आकार, है ना। तत्वों के समूह को एक समग्र रूप में देखना ही गेस्टाल्टवाद है। एक समग्र रूप मतलब जितने भी फैक्ट हैं उसको एक रूप में देखना गेस्टाल्टवाद है। इसके अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन, मतलब जितने भी मानसिक क्रियाएं हो रही हैं उनका समूह, सारे मानसिक क्रियाओं का संगठन, समूह जो है मनोविज्ञान, इन सब का विज्ञान है ना। मानसिक क्रियाओं के संगठन या समूह का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो ये जो समग्र रूप मतलब समूह को देखने का जो नज़रिया है वो है आपका गेस्टाल्टवाद। फिर अगला है आपका मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रायड को इसका जनक माना जाता है। इसमें फ्रायड का अचेतन मन का सिद्धांत सबसे मुख्य था। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस मन, है ना। अनकॉन्शियस या अचेतन क्या होता है, उसके लिए हम जागरूक नहीं रहते। अचेतन मन का, जैसे कि आप ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया के बारे में विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। ऐच्छिक क्रिया वो होती है जिसको हम जानबूझकर कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है। अनैच्छिक क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारे आँख के सामने कोई कीड़ा आ जाएगा तो जो पलक है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आँख का, वो अनैच्छिक क्रिया होता है। तो अचेतन मन भी वैसे रहता है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहता है या फिर हम जागरूक नहीं रहते, फिर भी मन में वो चीज़ें होती रहती हैं, तो ये होता है अचेतन। और मनोविश्लेषण का ये जो आपका स्कूल है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें अचेतन मन का सिद्धांत सबसे मुख्य है। फ्रायड ने मन को एक वैज्ञानिक रूप देकर समझाने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने मन को 3 अवस्थाओं में भी बांटा। पहला आपका ज्ञात मतलब कॉन्शियस, जो हम
जानते हैं, है ना, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, सोच रहे हैं। एक है अर्ध ज्ञात, आधा ज्ञात हुआ, है ना, प्री कॉन्शियस, और एक है अज्ञात या फिर अचेतन, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं। तो ये जो है 3 भागों में इन्होंने बांटा। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियां बतलाई, जिनमें मुक्त, साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा स्वप्न की व्याख्या सम्मिलित है। ये सब इतना याद रखने लायक नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि मनोविश्लेषण में अचेतन को जो है बेस माना गया, अचेतन मन को। अगला टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, ये हम देखेंगे। तो मनोविज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। पहला है आपका व्यवहारिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है विकासात्मक और चौथा है शैक्षिक। अब इसको भी एक एक करके हम समझते हैं। पहला है व्यवहारिक मनोविज्ञान। इसमें क्या है, व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसमें मनुष्यों हों या फिर पशु पक्षियों हों, इनके व्यवहारों और उनके द्वारा की गई क्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। तो वो कैसा व्यवहार कर रहा है, क्यों वो व्यवहार कर रहा है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यवहारों पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति अथवा वातावरण पर कोई भी जीव किस तरीके से व्यवहार करता है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति, अगर कोई इंसान की जो परिस्थिति है वो अच्छी है, किसी इंसान की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तब वो कैसे व्यवहार करता है। किसी विशेष वातावरण में वो किस वातावरण में रह रहा है, तब कैसे व्यवहार कर रहा है। अगर अच्छा वातावरण में रह रहा है तो कैसे व्यवहार कर रहा है, बुरा वातावरण में रह रहा है तो कैसे व्यवहार कर रहा है। वातावरण का मतलब अगर वो अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, अगर वो बुरे लोगों के साथ रहे, तो ये जितने भी चीज़ें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यवहार को ध्यान में रखना कि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यवहारिक मनोविज्ञान में। चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर इंसान हो, उनके द्वारा जो की गई व्यवहार है उसका अध्ययन करना होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। उसके बाद है अगला संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक को हम समझते हैं किसी भी व्यक्ति की स्मृति, संज्ञान में लेना मतलब अपने स्मृति में लेना, है ना। किसी विस्मृति मतलब उसके मेमोरी में, किसी भी व्यक्ति की स्मृति और अधिगमन क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें संज्ञानात्मक में क्या किया जाता है, स्मृति का अध्ययन किया जाता है। यह इसमें विशेष रूप से यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ अथवा घटना को कितने समय तक याद रख सकता है। तो यहाँ पे स्मृति, अधिगमन क्षेत्र मतलब अगर कोई घटना हुआ है ना, तो वो कितने समय तक उन सारी चीज़ों को याद रख सकता है उसके मेमोरी में, इन सब का अध्ययन करना ही संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद अगला विकासात्मक मनोविज्ञान। इनमें सभी व्यक्तियों, पशु पक्षियों के विकास का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो विकास शारीरिक हो चाहे वो विकास मानसिक हो, ठीक है। तो विकासात्मक में विकास का अध्ययन किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति हो या फिर पशु पक्षी हो, उसके शारीरिक मानसिक दोनों, इसका अध्ययन करना ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। फिर अगला है आपका शैक्षिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक शिक्षा में इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का जो स्वरूप है वो बाल केंद्रित है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। एक अध्यापक के लिए बच्चों के व्यवहार को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। इसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना बेहद इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई टीचर है, तो टीचर अगर किसी बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन कौन सा बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और किसको हम किस तरीके से चीज़ें सिखाएं, अगर ये टीचर समझ जाएगा तो शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी बच्चों को। इसलिए मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा से भी जोड़ा गया है टीचर को समझाने के लिए। इस पे स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्या होता है कि कैसे सिखाया जाए, कैसे सीखा जाए, उसकी जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। जेम्स ड्रीवर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है, ठीक है। तो जेम्स ड्रीवर ये कहते हैं कि शिक्षा की समस्याओं जितने भी हैं उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं।
एक और है सेंट्रोक। इनके अनुसार देखते हैं, मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद किया जा सकता है। तो ये सेंट्रोक के अनुसार कहा गया है। अब अगला टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान जो है इसका लक्ष्य क्या क्या है, तो इसके बेसिक 3 प्रमुख लक्ष्य है, ये 3 आप याद रखेंगे। वर्णन एवं मापन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। ठीक है, पूर्वानुमान मतलब किसी के व्यवहार को पहले से अनुमान करने में और उसको नियंत्रण करने में मदद मिलेगा, है ना। किसी के व्यवहार के वर्णन और उन सारी चीज़ों को मापन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और उसमें मदद मिलेगा। व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, तो ये जो सारे पॉइंट है वो उसमें आपको एक बार पढ़ना है, इसको ध्यान रखने की कोशिश करना है। अब अगला टॉपिक है मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से हुआ और कैसे होता है। मनोविज्ञान का आरंभ वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो मनोविज्ञान का आरंभ कैसे होता है, जब हमें उद्दीपन प्राप्त होता है तब हम अनुक्रिया देते हैं। अब हम बात करेंगे ये उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, उदाहरण से समझते हैं। जब हम किसी मित्र से सड़क पर मिलते हैं तो उद्दीपन होता है और हम मिलने के लिए उससे रुकते हैं और उससे बात करके प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब हम किसी को देखते हैं, है ना, तो देखते साथ ही जो हमारी इंद्रियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं और हम उद्दीपन करते हैं और उद्दीपन के बाद हम प्रतिक्रिया भी देते हैं। जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है उद्दीपन, तब पानी आने लगता है ना। और जब हमारी आँख से कुछ चुभ जाता है तो हम उसे पानी से धोने लगते हैं, तो वो प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, आँख में कुछ चला गया वो उद्दीपन हो गया, और आँख में कुछ चुभ रहा है तो हम उसमें पानी से धोते हैं, तो हम उद्दीपन होने के बाद प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो जब पहले उद्दीपन होगा तभी हम बाद में अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया करेंगे। तो मनोविज्ञान इसी तरीके से आरंभ होता है। जब गलती से हम किसी गर्म प्लेट को छू लेते हैं तो वो एक उद्दीपन हो गया। ठीक है, तो गर्म प्लेट को छू लेंगे तो हमारी जो प्रतिक्रिया क्या होगी, हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, ये सब कुछ हो गया, है ना। उद्दीपन और प्रतिक्रिया की यही प्रक्रिया ही हमारे जीवन में मनोविज्ञान की महत्ता को भी बताती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी स्थिति में होता है तो वह बहुत सी अनुक्रियाएं दे सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन काल में क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है। ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है ना, अगर कोई व्यक्ति एकदम साधु टाइप का आदमी है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बदमाश है तो वो अलग प्रतिक्रिया देगा। वो प्रतिक्रिया देगा जो प्रतिक्रिया और जो अनुभव उन्होंने अपने लाइफ में सीखा है। ठीक है, और इसी तरीके से मनोविज्ञान काम करता है। तो मनोविज्ञान को इस फ्लो चार्ट से भी हम समझेंगे। यहाँ पे उद्दीपन है और लास्ट में जो अनुक्रिया है, इस तरीके से उद्दीपन से लेकर अनुक्रिया के बीच क्या क्या चीज़ें होती है वो हम समझेंगे। तो जब हम उद्दीपन का सामना करते हैं तब हम अपनी इंद्रियों में बदलाव देखते हैं। तो पहले क्या होगा, हम उद्दीपन जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति हमको देख रहा है, कोई अनजान व्यक्ति हमको देख रहा है, या फिर हो सकता है कि हम उनसे मिले हों और हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो पहले तो हम देखेंगे तो उद्दीपन होगा। उद्दीपन कैसे होगा, इंद्रियों में बदलाव। जो हमारी आँखें हैं, इंद्रियां, जो भी हमारी आँखें हैं, कोई चीज़ हम स्मेल करेंगे तो हमारे नाक से करेंगे, कुछ गाना सुनेंगे तो हमने कान से सुनेंगे। तो उद्दीपन से क्या होती है, इंद्रियों में बदलाव होता है। ठीक है, अब हमने आँखों से देखा, अब यहाँ पे पारगमन क्या है, कुछ नहीं, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। उद्दीपन की अनुभूति कैसे होगी, जो हम देखेंगे वो डेटा हमारे दिमाग में जाएगा, है ना। तो वही पारगमन हो गया। जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम सूंघेंगे, जो इंद्रियों में हमारी जो भी बदलाव होगा, जब वो डेटा हमारे ब्रेन में जाता है, वही हो गया आपका पारगमन प्रक्रिया। उद्दीपन की अनुभूति हमारे ब्रेन में जब जाएगा तो हम उस चीज़ को अनुभूति करेंगे। उसके बाद हम ध्यान कैसे देंगे, अगर कोई अनजान व्यक्ति हमको देख रहा है तो हम ध्यान देंगे, वो हमको घूर क्यों रहा है, वो हमको देख क्यों रहा है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि शायद हमने कहीं देखा हो, हमारे मेमोरी पे हम फोकस करेंगे। तो स्मृति में अगर वो कोई चीज़ रहेगा तो हम उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, मतलब सोचने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको देखा है कि नहीं। अगर आप आसानी से पहचान जाओगे तो वो आपकी स्मृति में अच्छे से रहेगा, तो आप उसको पहचान जाओगे। अगर आप अनजान ही है तो आप चिंतन करते रहोगे कि वो कौन है जो मुझे घूर रहा है या फिर देख रहा है ना। फिर थोड़ा बहुत तर्क लगाओगे, बहुत सोचोगे कि कौन है, फिर प्रयत्न करोगे और उसके बाद आप व्यवहार करोगे, फिर प्रतिक्रिया दोगे।
तो ये जो भी चीज़ होता है उद्दीपन से लेकर अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का पूरा ये सिस्टम ऐसे चलता है ना। जब उद्दीपन का सामना करते हैं तो इंद्रियों में बदलाव देखते हैं और फिर हम अपनी स्मरण शक्ति या फिर पिछले अनुभव के आधार पर चीज़ों को समझते हैं कि क्या हमने उसको पहले देखा था, क्या हमने उसको कुछ बोला है या फिर क्या हम उससे कभी मिले हैं। फिर अपने मस्तिष्क में से उस स्थिति में जो भी बेहतर अनुक्रिया होगा उसको हम चुनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको सही तरीके से समझ आया होगा। मैं जितनी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ उतने सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान तो हमने समझ लिया, बाल मनोविज्ञान क्या है, यही सारी चीज़ें जो बालकों के लिए अप्लाई किया जाएगा वो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। अब हम जो मेन टॉपिक है बाल मनोविज्ञान उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान अगर आप कोई बुक भी पढ़ेंगे, कहीं टॉपिक भी सर्च करेंगे तो आपको कहीं या तो बाल मनोविज्ञान दिखेगा या तो आपको कहीं बाल विकास दिखेगा। दरअसल इसमें एकदम माइनर या तो चेंज है या तो फिर ये दोनों चीज़ एक ही है। इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाल मनोविज्ञान को हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल विकास को कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। दरअसल जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान की ये एक शाखा है और बाल विकास जो है वो बहुत ज़्यादा वृहद रूप में इसको देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान से भी ज़्यादा ये बड़ा और वृहद है, इसलिए आधुनिक काल में बाल मनोविज्ञान को ही बाल विकास कह दिया जाता है। इन शॉर्ट ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ बालकों के व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन होता है। जैसे हमने मनोविज्ञान में पढ़ा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन होता है, तो इसमें बालक शब्द और जुड़ गया है, ठीक है। बालकों के व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान। यह दो शब्दों बाल और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। इसका अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जहाँ बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक लेकर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कब से लेकर कब तक अध्ययन किया जाता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो है अध्ययन किया जाता है वो होता है बाल मनोविज्ञान, है ना। बालकों के व्यवहार को कब से लेकर गर्भावस्था लिखा जाए या फिर प्रसव पूर्व अवस्था लिखा जाए, वहाँ से लेकर किशोरावस्था तक के व्यवहारों का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रसव पूर्व अवस्था जो है कब से लेकर कब तक होती है, तो 9 माह तक होता है, आपको पता है ना। प्रसव पूर्व अवस्था 9 महीने तक बच्चे जो गर्भ रहते हैं वो प्रसव पूर्व अवस्था होती है। उसके बाद अगर आपको दिन में पूछा जाए तो देखिए ये 280 दिन या फिर 9 माह का होता है ना प्रसव पूर्व अवस्था। और किशोरावस्था या तो 12वें साल के अंत तक या फिर 13 साल की शुरुआत से इसको माना जाता है। कहीं पे 12 साल लिख दिया जाएगा, कहीं पे 13 साल लिख दिया जाएगा। तो 12 साल कंप्लीट मतलब 12 साल का लास्ट लगभग 12 साल का एंड या फिर 13 साल का शुरू। तो 12 से 13 साल से लेकर 18 वर्ष के अंत तक का जो समय है वो किशोरावस्था माना जाता है। हालांकि इसके डिटेलिंग में हम और बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। कितनी सारी अवस्थाएँ होती है उसको हम आगे के क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे, मनोविज्ञान जो होता है बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहारों का अध्ययन प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक। बाल विज्ञान में बालकों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक, है ना। बच्चों के 0 से 18 वर्ष तक के अध्ययन भी बाल मनोविज्ञान है, ये भी आपको याद रखना है अगर ऐसा पूछ दिया जाए, ठीक है। एक तो हमको ये याद रखना है कि प्रसव पूर्व अवस्था, तो प्रसव पूर्व अवस्था मतलब बच्चा जब 0 वर्ष का होगा, है ना, वो तो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं है। और किशोरावस्था के अंत तक मतलब 18 वर्ष तक, है ना। तो यहाँ पे इमेजेस से आप समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ हम देखते हैं वो हमको ज़्यादा याद रहता है, इसलिए मैं इमेजेस का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण मतलब वो मानसिक भी हो जाता है, शारीरिक भी हो जाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र के तरह से विकास को हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि बताइए निम्न में से बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना याद रखेंगे आप। बालक इसके केंद्र बिंदु होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बालक। बालकों पर ही हम ध्यान दे रहे हैं ना, इसलिए केंद्र बिंदु, केंद्र में कौन है? बालक। और इसके अंतर्गत सभी मनोविज्ञान के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बालक का व्यवहार,
उसके व्यक्तित्व, ये सारे अध्ययन किया जाता है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या विकास होते हैं ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे इमेज में बताया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के बारे में और हम देखेंगे, है ना। अभी हम बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक वृहद रूप है, या यूं कहें बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। बाल विकास में इसके क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। मतलब ये जो बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान के कंपैरेटिवली इसका जो दायरा है वो ज़्यादा बड़ा है। बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए, इसे व्यवहार में लाने के लिए और इसे शिक्षा से जोड़ने के लिए, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए बाल विकास आधुनिक नाम का उपयोग किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर आजकल बाल विकास ही कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान न कहकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, बाल विकास है। हरलॉक के अनुसार उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ऐसा नहीं कि बालक के अंतर्मन या फिर उनके व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाएगा। अब बालक के हर क्षेत्र में विकास करना है हमको, इसलिए इसको बाल मनोविज्ञान न कहकर बाल विकास कहा जाता है। और ये जो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम है वो है आपका बाल विकास। ये आधुनिक शब्द तो आप याद रख लेंगे, है ना। अगर पूछ दिया जाए कि बाल मनोविज्ञान का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, तो आप याद रखेंगे बाल विकास। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये है जीन पियाजे, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। तो बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में इनको कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की विशेषता हम देखेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि बाल मनोविज्ञान के केंद्र जो बिंदु होता है वो उसमें बालक ही होता है ना। बाल मनोविज्ञान केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ और उसका डेफिनेशन, विचारधाराएं सब हमने पहले पढ़ लिया था। तो उसी सारे टेक्निक पे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह छात्रों के विकास को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। बालकों के विकास के लिए स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को, उन सब चीज़ों के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बाल मनोविज्ञान। इसलिए आजकल अगर आप टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट होता ही है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका विकास एवं उपयोग आधुनिक समय में अधिक किया जा रहा है। आज के समय में बाल मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को जानकर उसको सही दिशा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है। इसको गवर्नमेंट भी अगर लगेगा कि कुछ नए योजनाओं का निर्माण किया जाए, कुछ शिक्षा पद्धति में चेंजेस किया जाए, तो इन सब पर भी बाल मनोविज्ञान के द्वारा ध्यान दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है? बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है, बालकों की शिक्षण और शिक्षा में भी उपयोगी है, बालकों के शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक है, बालकों के उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए भी सहायक है, बालकों के व्यवहार में नियंत्रण में सहायक है और बाल निर्देशन में सहायक है। अब इसमें एकदम ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, एकदम सिंपल शब्द में आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल विकास के विभिन्न परिभाषाएं। जैसे हमने मनोविज्ञान के विभिन्न परिभाषाएं देखी हैं, उसी तरीके से बाल विकास के भी हम बहुत सारी परिभाषाएं देखेंगे अलग अलग विद्वानों के हिसाब से। तो विभिन्न विद्वानों ने बाल विकास को निम्न तरीके से परिभाषित किया है। पहला आपका क्रो और क्रो। इनके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो ये क्रो और क्रो का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। ये होता है आपका बाल मनोविज्ञान। इसके बाद अगला जेम्स ड्रेवर के अनुसार जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानवों का अध्ययन कहलाता है बाल मनोविज्ञान। उसके बाद है अगला हरलॉक।
इनके अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास का अध्ययन कहलाता है बाल मनोविज्ञान। तो ये अलग अलग विद्वानों के हिसाब से डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है अगला आइजनेक। इसके अनुसार हम देख लेते हैं बाल मनोविज्ञान का संबंध बालकों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर ये परिपक्वता तक के बालकों के मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ज़्यादातर जो विद्वान हैं उन्होंने गर्भकालीन अवस्था जो प्रसव पूर्व अवस्था है उससे लेकर किशोरावस्था को परिपक्वता तक भी कहा जाता है, परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है ना। इसके बारे में आगे की क्लास में हम देख लेंगे कि अलग अलग अवस्थाओं का और अच्छे से डिटेलिंग हम करेंगे, तो वहाँ पे आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के विकास, व्यवहार, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों इत्यादि का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास, इन दोनों में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। ठीक है, तो एकदम माइनर अंतर है। बाल मनोविज्ञान क्या है, बालकों की जो क्षमता है उसका अध्ययन करेगा, लेकिन बाल विकास क्षमताओं की जो दशा है उसका अध्ययन करेगा, है ना। या तो यूँ कहें हम बाल मनोविज्ञान थोड़ा सीमित है, लेकिन बाल विकास जो है वृहद है, उसमें बहुत सारे चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान से हटके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और इसका जो डिटेलिंग क्लास है वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। तो अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाके, और इसी पे आपको जो हमारी पेड क्लासेस है वो मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।